आ, सभी आ गए? और लक्ष्मी कैसे हैं आप? चलिए, क्या पढ़ा था हमने लास्ट वाली क्लास में? ऋतुएं हमने कंप्लीट कर लिया। टोटल जितनी भी ऋतुएं हैं वो सारी ऋतुएं हमने कंप्लीट कर ली हैं। पिछली कक्षा में हमने कौन सी ऋतु के बारे में पढ़ा था भाई? शरद ऋतु। शरद ऋतु के बारे में, शरद और शीत दोनों ऋतुओं के बारे में पढ़ा था। शरद और शीत दोनों ऋतु के बारे में पढ़ा था। आज क्या तारीख है? 14 मई। पूरा बोल मेरे भाई। आज क्या तारीख है? 14 मई है। मैं इसका मतलब अभी तक कौन सी ऋतु चल रही है? ग्रीष्म ऋतु चल रही है। कितने दिन बाद दूसरी ऋतु आने वाली है? महीने के बाद। कितने? 30 दिन के बाद हमारे यहाँ पे कौन सी ऋतु आ जाएगी? वर्षा ऋतु आ जाएगी। ठीक है। केरल में जो मानसून है वो हफ्ते के 5 तारीख 5 दिन पहले ही पहुंच जाएगा, मतलब कि 25 से 30 मई के आसपास पहुंच जाएगा। और उसके बाद हमारे यहाँ तक आने में उसको 10 से 12 मई चलेंगे। कल शाम को हवा बहुत तेज चल रही थी। आप में से कोई डागले सोया? नहीं सोया। सबके सब घर में कूलर पंखे में सोते हो। नेचुरल हवा में सोया करो। फेफड़े जो होते हैं, लंग्स, वो स्ट्रांग हो जाते हैं। छत की नेचुरल हवा, जब हवा चलती हो तब तो सोया करो, नहीं चलते तो मच्छरों के साथ में सोया करो। गलत हो जाता है वो, लेकिन हवा चले तो सोया करो। फेफड़े रात में बहुत अच्छा एक्सरसाइज होती है फेफड़ों की, इसलिए छत पे सोने के लिए बोलते हैं। चलिए, शीत ऋतु और शरद ऋतु के बारे में हमने पढ़ लिया। शीत ऋतु में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? शीतलहर है। कौन से महीने में चलती है? जनवरी महीने में चलती है। सबसे ज्यादा कौन से जिले को प्रभावित करती है ये? सीकर, चूरू, झुंझुनू। इसके बाद ये राजस्थान के बाकी वाले हिस्सों में भी क्या आ जाती है? हाँ, ठीक है। आज हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं राजस्थान ज्योग्राफी का और राजस्थान भूगोल का। और उस टॉपिक का नाम है, शीर्षक का नाम है राजस्थान का अपवाह तंत्र, है ना? राजस्थान का अपवाह तंत्र। राजस्थान का अपवाह तंत्र, हेडिंग ले लीजिएगा। राजस्थान का अपवाह तंत्र। राजस्थान का अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र में आपके सामने दो शब्दावली हैं, एक है राजस्थान और एक है अपवाह तंत्र। और इन अपवाह तंत्र में फिर दो शब्दावलियां हैं, एक है अपवाह और एक है तंत्र। आप में से जितने भी साथी, इतने सारे लोग आप यहाँ क्लास में हैं इस समय, और यह जो क्लास है आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी है। आप जितने भी स्टूडेंट्स इस समय देख रहे हैं, आप में से कितनों को इन दोनों शब्दों के बीच का अंतर पता है या पता नहीं है? कितनों को पता है ये बताओ पहले। क्या होता है अपवाह तंत्र? विशाल, क्या होता है अपवाह तंत्र? रजनी जी, क्या होता है? आइडिया बता दो, फेंको। नहीं, अब जो पहली बार पढ़ रहे हैं ना उनके लिए प्रश्न है। आप पहली बार पढ़ रहे हो? आप पहली बार पढ़ रहे हो? पहले कभी पढ़ा है अपने स्तर पर? 11th 12th? हाँ, तो फिर बताओ मुझे क्या होता है अपवाह तंत्र। सारी नदियां एक जगह पानी इकट्ठा कर देती हैं। हाँ भाई लक्ष्मी, विनोद, दीपू, हाँ भाई खुशराज, और इसका नाम मैं वापस भूल गया, लोकेश, और पीछे विशाल। ओ प्रशांत। पर्सनालिटी तो देख यार, कौन तो लगता नहीं है वो, तो उसको महासागर बता रहा है यार। हाँ भाई सूरज, पवन, पवन कौन, क्या लगता है? ये पता होना चाहिए, ये दोनों शब्दावलियां जो हैं हमें आइडिया होना चाहिए। देखो, सबसे पहले मैं बताता हूं आपको, इजी जो वो क्या है? तंत्र। इसको बोला जाता है सिस्टम। जैसे हमारी बॉडी एक दूसरे हिस्से से जुड़ी हुई है तो शारीरिक तंत्र इसको बोला जाता है, बॉडी सिस्टम बोला जाता है। हमारा माइंड, हमारे हाथ, लेग वगैरह ये सब जुड़े हुए हैं। अब बात आती है, तंत्र तो समझ में आ गया ना, एक दूसरे से जुड़ा हुआ होगा वो क्या होगा? तंत्र होगा। ठीक है। अब बात आती है अपवाह की। अपवाह क्या होता है?
प्रवाह जानते हो, प्रवाह बहना, दो ही चीजें बहती हैं, एक हवा और एक पानी, इसके अलावा कोई दूसरी चीज बहती नहीं है, ठीक है। और इन दोनों चीजों में से जो बहती हुई चीज दिखाई देती है वो एक ही है, पानी। हवा कभी दिखाई देती है कि बह रही होती है? इसमें से हवा बह रही है लेकिन हमको नहीं दिखाई देती, महसूस होती है, ठीक है। अब पानी के बहने का जो तंत्र है, जो सिस्टम है, उसी को बोल दिया जाता है अपवाह तंत्र, ठीक है। ये याद रखिएगा। किसी नदी के जल का, किसी नदी के जल का वितरण रूप, किसी नदी के जल का वितरण रूप, उसी को बोला जाता है अपवाह, ठीक है। और तंत्र आपको मैंने समझा ही दिया, जब इसके अंदर बहुत सारी नदियों के जो जल है एक साथ जुड़ जाएगा तो वो क्या बोल दिया जाएगा? नदी तंत्र बोल दिया जाएगा। भारत में 3 तरह की नदी तंत्र हैं, 3 टाइप्स रिवर सिस्टम्स है हमारे पास इंडिया में। पहला कौन सा है? हिमालय नदी तंत्र है। ऐसी नदियां जो केवल और केवल कहां से आती हैं? हिमालय से आती हैं। दूसरा जो नदी तंत्र है हमारे पास वो कौन सा है? सिंधु नदी तंत्र है, गंगा नदी तंत्र है, ठीक है। तीसरा जो नदी तंत्र है वो है हमारे सामने प्रायद्वीपीय, यानी कि इंडियन पेनिसुला रिवर सिस्टम, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। आप में से जिसको भी थोड़ी बहुत भी जानकारी भारत भूगोल की होगी वो मेरी बात को समझ रहा होगा, और नहीं समझ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। हम कहाँ के अपवाह तंत्र को पढ़ने वाले हैं? राजस्थान में। इसमें हम ये पढ़ेंगे कि राजस्थान में जितनी भी नदियां हैं उनके जो जल के वितरण है, यानी उनका पानी किस किस एरिया में कहां कहां तक जाता है, डेट्स मीन्स कॉल्ड कैचमेंट एरियाज, या फिर हम इसको क्या बोलेंगे? ड्रेनिंग सिस्टम, अपवाह तंत्र, राजस्थान का ड्रेनिंग सिस्टम, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपवाह तंत्र। सीधी सी बात है, अगर साधारण शब्दों में बोलना चाहूं मैं आपको तो आज हमारा टॉपिक है राजस्थान की नदियां। समझ आया आपको? इसमें मैं तालाब वाला झीलों की बात नहीं करूंगा, इसमें बात किसकी करूंगा? सीधी बात करूंगा नदियों की, ठीक है। क्योंकि अभी मैं आपको हमने बता दिया अपवाह का मतलब क्या है। अपवाह का मतलब हो गया जल का वितरण रूप, और ये जल का वितरण रूप किसका होगा? किसी ना किसी रिवर का होगा, किसी ना किसी नदी का होगा, ठीक है। तो सिंपल शब्दों में आप इसमें ऑब्लिक करके ये लिख सकते हो राजस्थान की नदियां, ठीक है, राजस्थान की नदियां, ठीक है। अब राजस्थान की नदियों वाला जो टॉप कंसेप्ट है इस पे डिटेल तो मैं थोड़ी देर बाद में देने वाला हूं, लेकिन अपवाह तंत्र से जुड़ी हुई जो चीजें हैं मेन वो मैं आपको पहले बताना चाहता हूं। ये कि राजस्थान में नॉर्मली नदियों का उद्गम कहां से होता है ये बताओ। जब आप छोटे बच्चे हुआ करते थे और स्कूलों के अंदर जब एक झोपड़ी बनाते थे तो एक पहाड़ बनाते थे, उस पहाड़ से एक नदी उतारते उतारते, ऐसा ही होता था। आप में से कोई ऐसा नहीं होगा जिसने झोपड़ी में से नदी निकाल दी होगी, सबने नदी निकालने के लिए एक डूंगर बनाया होगा छोटा छोटा। अब राजस्थान में जो है मैक्सिमम जो नदियां हैं जितनी भी हैं, वैसे तो मरुस्थल है राजस्थान में 61.11%। अब मरुस्थल में थोड़ा ना नदी निकल सकती होगी, कहाँ से निकलेगी? पहाड़ी से। अब पहाड़ी हमारे पास एक ही है, कौन सी है? अरावली। तो राजस्थान में सर्वाधिक नदियों का उद्गम कहाँ से होता है? अरावली से होता है, ठीक है, लिखना। ये वाला पॉइंट आपको याद रखिएगा। राजस्थान में नदियों का उद्गम, राजस्थान में नदियों का उद्गम, ठीक है, सर्वाधिक अरावली से। मैक्सिमम नंबर्स ऑफ द रिवर ओरिजिनेट इन द राजस्थान फ्रॉम द अरावली माउंटेन्स। सर्वाधिक अरावली पर्वतमाला से, अप्रॉक्स 90%, ठीक है। राजस्थान में अगर हमने 100 नदियां मान ले, वैसे तो है ही नहीं, 100 नदियां मान ले तो 90 नदियां कहां से निकल रही हैं? अरावली से निकल रही हैं, क्योंकि 10 नहीं मान सकता मैं, फिर तो 9% ही होगा, ठीक है। इसलिए तो ध्यान रखिएगा राजस्थान में सबसे ज्यादा नदियां कहां से निकलती हैं? अरावली से निकलती हैं। बाकी कितना प्रतिशत बचा है हमारे पास? 10% बचा है, ठीक है। और बाकी जितनी भी नदियां हैं वो निकलती हैं मैदान से,
ठीक है, गिनी चुनी 3 या 4 नदियां हैं जो मैदान से निकलती हैं, जबकि मैक्सिमम नदियां पहाड़ से। कारण क्या होता है पहाड़ से निकलने का? क्यों नदियां जो है पहाड़ से निकलती है? क्या क्यों निकलती है? अरे आप बिल्कुल बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, आपको आंसर आने चाहिए, छोटे छोटे प्रश्न हैं ये, है ना। क्यों निकलती है पहाड़ों से ही नदियां? क्या कारण है बताओ तो सही। पहाड़ से ही क्यों ओरिजिनेट होती है भाई? ढलान नीचे होता है, सीधी सी चीज है, पानी वहां रुक ही नहीं पाता। छत का पानी नीचे क्यों आता है? क्योंकि वहां पे क्या होता है, स्लोप होता है, ढलान होती है। पहाड़ पे भी यही, वहां पे अगर बहुत बड़ा तालाब बना हुआ हो जिसमें सारा पानी आ जाए तो वो पानी क्यों आएगा? लेकिन पहाड़ हमेशा कैसा होता है, चौच फुल होता है, ऐसा ही तो होता ही है ना। अब यहाँ पे पानी बरसेगा तो पानी कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, और यहाँ का पानी ओवरफ्लो हो जाएगा तो कहाँ आ जाएगा, और मैदान में आ जाएगा। ठीक है, अगला लिखना है इसी में न्यूनतम, है ना, और मैदानों से कितनी होती है 10%। ठीक है, मैदान से केवल 10% जो है नदियों का उद्गम होता है। सर्वाधिक वाला याद रखना है आपको, न्यूनतम वाला, मिनिमम को कोई याद नहीं रखना है। मैक्सिमम रिवर्स जो है हमारे पास कहाँ से आती हैं, अरावली से आती हैं। फिर बात करते हैं हम नदियों के अपवाह की दिशा, डायरेक्शंस ऑफ ड्रेनेज ऑफ रिवर। नदियों के अपवाह की दिशा, नदियां आती हैं तो जाती किस तरफ है। ठीक है, इसको मैं मैप से भी समझा दूंगा आपको थोड़ा सा, आप देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है नदियों के अपवाह की दिशा, नदियों के अपवाह की दिशा। ये अगर हमने राजस्थान का मैप इस तरह से सिंबॉलिक लिया है तो राजस्थान में जो नदियां हैं कहाँ से चलेगी, जैसे भारत की नदियों के बारे में बात की जाए, है ना, तो भारत की नदियां कैसे चलती हैं, इस डायरेक्शन में चलती है ना भाई। गंगा ऐसे ही चलती है, हिमालय से आती है, उत्तराखंड में आती है, उत्तराखंड आती है, उत्तराखंड से यूपी में आ जाती है, यूपी से बिहार होती हुई ये कहाँ तक निकल जाती है, वेस्ट बंगाल में निकल जाती है, और फिर आगे जाके वो बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। लेकिन इस राजस्थान के रेफरेंस में देखो तो नदियां बहती किस तरफ हैं। अब राजस्थान को 2 भागों में बांटने वाली जो चीज है वो क्या है, अरावली है। और जब हमने अरावली का भौतिक प्रदेश पढ़ा था तब हमने पढ़ा था कि अरावली का जो ढाल है वो दोनों तरफ है। अरावली का ढाल कहाँ है, दोनों तरफ है। दोनों तरफ मतलब एक अरावली किस तरफ से किस तरफ है, इस डायरेक्शन में स्लोप देती है, और ये डायरेक्शन कौन सा हो गया, साउथ, और सॉरी साउथ क्या, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, और ये डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, साउथ ईस्ट, यही हुई ना डायरेक्शन। और एक डायरेक्शन ये वाली है, ये कौन सी है, नॉर्थ ईस्ट, और ये डायरेक्शन कौन सी हो गई आपके, साउथ वेस्ट। ये तो अरावली का ढाल है, अरावली का ढाल भाई, अरावली का ढाल। अब इधर तो हिमालय आ जाएगा ना आपके पास, तो नदी इधर कैसे जाएगी आपके पास, हिमालय से तो नदियां उतर रही हैं, तो इस तरफ अब उनको स्लोप मिलेगा। तो ये स्लोप है एक बार उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, है ना भाई। इन दिशाओं को हम मान ले ये हमारी मेन में है, तो नदियां जो है हमारी इस डायरेक्शन में चल रही हैं, ये देखो यही तो हुई डायरेक्शन, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। और दूसरी जो चल रही है वो किस ओर चल रही है, ये वाली इस डायरेक्शन में चल रही है ना, हाँ ये वाली डायरेक्शन में चल रही है, देखो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, यही डायरेक्शंस हैं। तो आपको पूछ लिया जाए राजस्थान में अपवाह, नदियों के अपवाह की दिशा कौन सी है, तो ये दिशा हमको याद रखनी है। कौन सी नहीं है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, या फिर उत्तर से दक्षिण में राजस्थान की कोई नदी नहीं है, उत्तर से दक्षिण में राजस्थान की कोई नदी नहीं है, या पश्चिम से पूर्व में भी कोई नदी नहीं है। कोई भी नदी ऐसे सीधी नहीं चल रही है और कोई भी नदी इस तरह से पूर्व की ओर नहीं चल रही है, ये दिशा आपको याद रखनी है। ठीक है, नॉर्थ उत्तर, नॉर्थ ईस्ट टू, नॉर्थ ईस्ट टू कहाँ जाएगी भाई, हाँ जी, से साउथ वेस्ट।
दक्षिण, साउथ, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, पश्चिम की ओर। और दूसरी कहाँ जाएगी? हाँ, उत्तर पश्चिम से, उत्तर पश्चिम से उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। पूर्व की ओर। यह जो है राजस्थान की नदियों के अपवाह की या ड्रेनेज की डायरेक्शंस हैं, और ये बिल्कुल सेम टू सेम वही दिशा है जो हमारे अरावली माउंटेन पर्वत श्रृंखला की दिशा है। अरावली का जो ढलान है, ये पूछा जाए कि अरावली का ढाल किस ओर है, इस ओर है। अरावली का ढाल भी बहुत साइडेड है, और दोनों ढालों पर हमको क्या मिल जाती हैं? नदियां निकल जाती, क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं मैक्सिमम रिवर्स कहाँ से निकल रही है? हमारी अरावली माउंटेन रेंज से निकल रही है। ठीक है, इसके बाद आती है कि राजस्थान में ये जो डायरेक्शंस आई है, ये दो दिशाएं आई हैं, और ये दो दिशाएं आए किसकी वजह से हैं? किसकी कारण से आई है? मतलब ये है कि राजस्थान में जितनी भी नदियां हैं, उन नदियों को दो तरफ जाने के लिए भेजने वाला कौन है? जैसे ये टेबल है, अभी ये टेबल आपके मैंने बीच में रख दी, बीच में रख दी, इसका मतलब क्या होगा? या तो आप इधर से जा सकते हो या फिर आप इधर से जा सकते हो। लेकिन अगर मैं इस टेबल को हटा दूं तो ये पूरा का पूरा रास्ता क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। तो इस पूरे रास्ते को दो भागों में बांटने का काम करा किसने? इस टेबल ने कर दिया। इसी तरह से राजस्थान की जितनी भी नदियां हैं, इन नदियों को दो भागों में बांटने का काम करा किसने है? अरावली ने किया है। तो हम उसको बोलते हैं जल विभाजक। लेकिन जल विभाजक के साथ साथ यानी कि वाटर डिवाइडेड है ना, उसको एक वर्ड आपको शब्द याद रखना है, जल संभर किसे बोला जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न लिखना इसके अंदर। राजस्थान में जल विभाजक, जल विभाजक, जल विभाजक के अलावा आपको याद रखना है जल संभर। राजस्थान का जल संभर क्या है? संभर मतलब समान रूप से जो भर देता है, जल संभर। ठीक है, किससे बोला जाता है? अरावली पर्वत माला को। ठीक है, दो का याद रखना है आपको, एक का नाम है अरावली और एक का नाम है, अगर अरावली ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो हमको ऑप्शन में मिलेगा भोराट। अरावली पर्वत, और अगर ऑप्शन में ये नहीं मिलेगा तो हमको मिलेगा ऑप्शन में क्या? भोराट। कारण क्या है कि दक्षिण राजस्थान में ही सबसे ज्यादा नदियां हैं, उत्तरी नॉर्थ राजस्थान में रिवर्स इतनी नहीं है जितनी की कहाँ है? कोटा संभाग में है। ठीक है ना, तो ये चीज आपको याद रखना है। फिर बात आती है हमारे यहाँ पे नदियों के प्रकार, है ना, टाइप्स ऑफ रिवर्स। नदियां कितने प्रकार की होती हैं, बता सकता है कोई मुझे? तीन अपवाद अंतर। नदियों के प्रकार पूछ रहा हूँ, नदियां कितने प्रकार की होती? कौन कौन सी? मीठी और खारी, दो नदियां होती हैं। ठीक है, अच्छी बात है, आप सब लोगों को यहाँ तक की जानकारी है। जो हमारे पवन ने बोला है हम उसको आगे लेते हैं। अब देखिए, पॉइंट लिखिएगा, नदियों के प्रकार। नदियों के प्रकार, देखो नदियों के प्रकार को हम अलग अलग तौर से देखते हैं। कुछ ऐसी नदियां होती हैं जो पूरे साल भर क्या होती है? भरी हुई रहती हैं। ठीक है, कुछ ऐसी नदियां होती हैं जो बारिश के टाइम पर क्या होती हैं? भर जाती हैं, बाकी टाइम पे वो दिखाई हमको नहीं देती। और कुछ ऐसी नदियां हैं जो हैं तो सही लेकिन उनमें पानी हमको नहीं दिखाई देता, उनका रास्ता जरूर हमको दिखाई देता है। ठीक है, तो नदियों के बेसिकली जो प्रकार होते हैं वो तीन होते हैं, और उनको बोलते हैं, समय के आधार पर जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं, लिखिएगा। एक समय के आकार पे तो दो होती, एक होती है बारहमासी नदी, बारहमासी।
नदियां, ठीक है, बारहमासी नदियां। दूसरी होती है बरसाती नदियां, रेनिंग रिवर्स, बरसाती नदियां। और तीसरी नदियों का प्रकार होता है इनर लैंड वाटर रिवर, अंतर प्रवाह की नदियां, अंतर प्रवाह की नदियां। कौन कौन सी होती हैं, एग्जाम्पल्स आप देख लेंगे तो शायद आपको इजी हो जाएगा। जैसे बारहमासी नदियों के बारे में बात की जाए, ऐसी नदियां जो पूरे साल भर बहती हैं, है ना, वो नदियां कौन सी होती हैं? एक है हमारे चंबल, दूसरे का नाम है बनास। ये दो प्रमुख ऐसी नदियां हैं जो पूरी तरह से क्या रहती हैं, हमेशा साल भर बहती रहती हैं, ठीक है। बात करें हम बरसाती नदियां, बरसाती नदियां जो बारिश के टाइम पर ही क्या होती हैं, ओरिजिनेट होती हैं, जैसे लूनी, बाणगंगा, लूनी, बाणगंगा, ठीक है, कोठारी, मेज, इस तरह की कुछ नदियां होती हैं। बरसाती नदियों में याद रखिएगा कौन सी नदियां मिलेंगी हमको, सबसे पहले इंपॉर्टेंट कौन सी है, लूनी है। लूनी के अलावा कौन सी है, बाण गंगा है। बाण गंगा जयपुर में बहती है भाई, ध्यान रखना, और ये तभी दिखती है जब बारिश होती है, बाकी दिखाई नहीं देती हमको, ठीक है। इसी तरह से आप भीलवाड़ा में जाते हो तो आपको एक नदी मिलती है जिसका नाम क्या है, कोठारी। अब वो कोठारी नदी बिल्कुल सूखी हुई है, लेकिन बारिश में वो आपको भरी मिल जाएगी। ऐसी ही कुछ और नदियां होती हैं जो कि केवल और केवल कब दिखती है, वो रास्ता तो दिखता है उनका, लेकिन वो नदियां हमको नहीं दिखती क्योंकि वो जमीन के अंदर फ्लो कर रही हैं। और इन नदियों में जो सबसे इंपॉर्टेंट नाम आता है वो आता है किसका, घग्गर का, और इसी को बोला जाता है सरस्वती के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। दूसरी जो नदी आती है इसी के अंदर नाम से, उसका नाम आता है कांतली। कांतली नदी सीकर में बहती है भाई, ध्यान रखना ना, कांतली नदी, ठीक है। और भी बहुत सारी नदियां ऐसी होंगी, लेकिन ये छोटे छोटे मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हैं, ठीक है। ये नदियों के प्रकार किसके आधार पर हैं, समय काल के आधार पर, या फिर सामान्य जो क्लासिफिकेशन है आप उसका ले सकते हो। एक नदियों का प्रकार होता है दिशा के आधार पर, है ना, ये तो थी बरसाती बारहमासी अंतरप्रवाह की नदियां। दो और नदियों के प्रकार होते हैं जो उनकी डायरेक्शन के हिसाब से होते हैं। जो हमने हमारा पहला इससे पहले वाली स्लाइड थी, उस स्लाइड में ये देखा कि नदियां इस तरफ जा रही हैं, अब ये राजस्थान रहा, और एक नदियां इस तरफ जा रही है, और ये एक नदियां कहां जा रही हैं, इस तरफ जा रही हैं। ज्यादा धीरे धीरे जाएगी, किसी नदी में मिलकर जाएगी, लेकिन जाएगी। यहां पर कौन है, बी यानी बे ऑफ बंगाल, और यहां कौन है, अरब सागर। लेकिन कोई भी नदी राजस्थान की सीधी नहीं जा रही है, ठीक है, कारण अपवाह की दिशा, डायरेक्शंस ऑफ ड्रेनेज। अगर हमारे पास अपवाह की दिशा दक्षिण में होती तो राजस्थान की एक नदी कहाँ जाती, हिंद महासागर में जाती, लेकिन नहीं जाती है क्योंकि बीच में इसको रोकने के लिए एक बहुत बड़ी पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला को नदी पार नहीं कर पाती, लेकिन हाँ, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से नदी टकरा के टर्न होकर वो इस तरह से बंगाल की खाड़ी में चल जाती है, ठीक है। तो डायरेक्शन के दिशा के आधार पर राजस्थान की जो नदियां हैं वो दो हैं, देखो दिशा के आधार पर, दिशा के आधार पर अंतरप्रवाह की नदियां लिख दी क्या आपने सारी, है ना। काकने, काकने भी लिख सकते हो, एक और काकने, ठीक है, जैसलमेर वाले हिस्से में आती है, ठीक है। नेक्स्ट है दिशा के आधार पर, दिशा के दिशा ये हमारी मोहल्ले वाली नहीं है भैया ना, ध्यान रखना आप, के आधार पर पता चले कोई दिशा को याद ही कर ले यहाँ पे, क्या विनोद समझ रहा है तू, हाँ। ये दिशा कौन सी वाली है, अरब सागर की और बंगाल की खाड़ी वाली है, ठीक है।
अरब सागर की ओर जाने वाली नदियां, अरब सागर की ओर जाने वाली नदियां, वाली नदियां। इसी प्रकार बंगाल की खाड़ी की ओर, बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदियां, बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदियां, जाने वाली नदियां। ठीक है, बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदियां। अब अरब सागर की ओर जाने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? बहुत ही आसान सी नदियां हैं, हमें याद होना चाहिए। जो भी जितनी भी हमारी 12 मासी नदियां, बरस है ना, 12 साल भर बहने वाली नदियां, वो सारी की सारी किस तरफ चलती हैं? अरब सागर या बंगाल की खाड़ी की ओर चलती है। अब इसमें से एक नदी आती है जो यहाँ चलती है, एक का नाम है लूनी। लूनी कहाँ जाती है? अरब सागर में। एक का नाम है माही, माही भी कहाँ जाती है? अरब सागर में जाती है। ठीक है, पश्चिमी बनास, ठीक है, और साबरमती। पश्चिमी दिख रहा है क्या आपको भाई? वहां से ये कलर दिखाई दे रहा है क्या? ब्लू कलर दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा तो बोलो ना यार, आप लोग बोलते नहीं हो। वैसे तो मैं बोल रहा हूँ, आपको सुनाई तो दे रहा होगा। कौन कौन सी हैं? लूणी है, माही है, साबरमती है, साबरमती है, और एक और नाम बताया मैंने आपको अभी, वेस्टर्न बनास, पश्चिमी बनास, पश्चिमी बनास। ठीक है, इसी तरह से बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली जो सबसे प्रमुख नदी है उसका नाम है चंबल। उसके बाद है आपके बनास, चंबल के बाद है बनास, और इसकी सहायक नदी है जिसका नाम आता है खारी। ठीक है, और उसकी सहायक नदी का नाम आता है जिसका नाम होता है मेज, खारी और मेज। अब ये सारी, ये दो जो नदियां हैं खारी और मेज जो हैं, ये बरसाती नदियां हैं। और चंबल और जो बनास हैं ये कैसी हैं? ये हाँ एवर ग्रीन वाली हैं, साल भर हरी भरी वाली नदियां हैं। ठीक है, तो यह राजस्थान की जो नदियां हैं, उन नदियों के प्रकार किसके आधार पे हो गए? आपके दिशा के आधार पे, या इसको हम बोल सकते हैं अफवाह के आधार पे, क्योंकि अफवाह की दिशा कितनी थी हमारे सामने? दो ही तो थी, और ये अफवाह के अनुसार दिशा भी है। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि अफवाह के अनुसार भी राजस्थान में कितनी प्रकार की नदियां हैं? दो ही प्रकार, क्योंकि ये सारी की सारी नदियां हैं। जब हम आपको इसमें मैप में ऐड करके देखते हैं, देखिए आपको सारी नदियां हैं इससे चीज बताएंगे। ये देखिए, ये अरावली है। अब यहां से जो नदी, जैसे अजमेर के नाग पहाड़ से ये नदी निकलती है और ये इस तरह से होती हुई यहाँ चली जाए, इस नदी का नाम हो गया आपके लूनी। ठीक है, इसी में से एक नदी निकल रही है ये यहाँ से और ये निकल जाती है, इसका नाम होता है पश्चिमी बनास, है ना। इसी तरह से यहाँ से एक नदी निकल रही है जिसका नाम होता है साबरमती। ठीक है, और फिर ये एक नदी एमपी से आती है और इस तरह से निकल जाती है, इसका नाम है माही। हो गए 4 नदियां। अफवाह की दिशा देख लो, सबकी सब इस तरफ चल रही हैं। किस तरफ? दक्षिण पश्चिम की ओर चल रही हैं। सारी की सारी नदियां कहाँ चल रही हैं? दक्षिण पश्चिम की ओर चल रही हैं। ठीक है, इसके बाद यहां से एक नदी निकलती है, यहां से, और ये नदी यहां तक आती है। इससे पहले यहां से एक नदी आती है और ये इसमें जुड़ जाती है, दोनों की दोनों, और ये यहां यूं बह जाती हैं। ठीक है, ये ऐसे बह गई। ये जो नदी आई है इसका नाम तो क्या है? चंबल, और इस नदी का नाम है बनास। ठीक है, चंबल और बनास। इस बनास की ही 2 सहायक नदियां हैं, एक का नाम है खारी जो यूं मिलती है अरावली से इस तरफ से, इसका नाम है खारी, और एक और नदी है जिसका नाम क्या है? मेज। आ गई मेज। कौन किस डायरेक्शन में जा रही है वो देख लो आप, क्योंकि यहां से एक नदी आ रही है उसका नाम क्या है? यमुना। और फिर यहां से एक रिवर आ रही है, इस रिवर का नाम क्या है? गंगा। यमुना मिल गई गंगा में और गंगा गिर गई BO
बी में, बंगाल की खाड़ी में। जहां पर यमुना से चंबल मिली, इस वाला पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट बना है ये वाला पॉइंट, इसको बोला जाता है इटावा, ठीक है। और जहां पे गंगा और यमुना दोनों मिल गई, इसको बोला जाता है प्रयागराज। इसे क्या बोला जाता है? प्रयागराज। प्रयागराज कहां पर आता है? यूपी में। इटावा भी कहां पर है? यूपी में। जहां ये दोनों मिल जाती हैं, इस जगह पॉइंट है ना, ये कहां पे मिलती हैं? हमारे यहाँ पे रामेश्वरम में। रामेश्वरम आता है सवाई माधोपुर के अंदर, ठीक है। तो रामेश्वरम में तो बनास मिल गई और चंबल मिल गई, और इटावा में जो चंबल है वो कहाँ चली गई? यमुना से। और यमुना के साथ पानी कहाँ चला गया? गंगा के साथ होता हुआ बंगाल की खाड़ी में। यही तो कह रहे थे अपन कि बंगाल की खाड़ी में पाना चाहिए। इसके अलावा और भी नदियां हैं छोटी छोटी सी, जैसे एक नदी का नाम है काली सिंध, एक का नाम है आहू, लेकिन ये सारा का सारा पानी किस में मिला देंगी? अपना चंबल में मिला देगी। ये नदी यहाँ से एमपी से आती है और एमपी से होती हुई इसमें मिल गई। एक का नाम है काली सिंध और इसी तरह से एक नदी का नाम और है आहू, ठीक है। लेकिन ये राजस्थान की नहीं है, ये किसकी है? एमपी से आती हैं, काली सिंध और आहू, ये एमपी से आती हैं। लेकिन चंबल के साथ मिलकर अपना पानी कहाँ लेके चली जाती हैं? बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। ये सिंपल समझाया मैंने अभी तक, बिल्कुल साधारण रूप से। जब मैं एक एक नदी को पढ़ाऊंगा पूरी डिटेल के साथ, आपको एक एक नदी का स्ट्रक्चर और पूरा डायग्राम बताऊंगा आपको, ठीक है। अभी मैंने आपको नॉर्मली, अब इसी के अंदर हमारे सामने दो नदियां होती, सॉरी 3 नदियां थी। एक का नाम था घग्गर, एक का नाम था कांतली और एक का नाम है काकने, ठीक है। देखो ये हनुमानगढ़ से एंटर करती है यहाँ पे टिब्बी तहसील में, और गंगानगर से होती हुई निकल जाती है, और इस नदी का नाम है घग्गर। लेकिन ये दिखाई नहीं देती, इसका रास्ता तो है लेकिन ये जमीन पर। भाई नदी का मतलब क्या है? पानी कैसा होना चाहिए? फ्लो में होना चाहिए, बहता हुआ होना चाहिए, तभी तो हम मानेंगे कि यहाँ नदी चल रही है ना। तो वो वाली चीज है। जैसे आपके आसपास या घरों के बाहर नाली होगी, तो नाली को नाली बोलोगे, अगर नाली में पानी नहीं होगा तो उसको क्या बोलोगे? सूखी नाली बोलोगे। तो ये नदी भी कैसी है? सूखी हुई है। इसी तरह से इसी की जैसी एक छोटी सी नदी है यहाँ पे सीकर के अंदर मिलती है, जिसका नाम क्या है? कांतली। जिसका नाम क्या है? कांतली, ये मिलती है। और एक नदी जैसलमेर में मिल जाती है जिसका नाम क्या? काकने। ये इस तरह से जो नदी है हमको यहाँ मिल जाती है, छोटी सी नदी आती है, लेकिन ये दिखती नहीं है, इनके रास्ते जरूर बने हुए हैं। आप में से कभी किसी ने ट्रैकिंग करी है क्या? आपने करी है, ओके। और किसी ने? ट्रैकिंग जानते हो? पहाड़ों पे चढ़ना। ट्रैकिंग अगर आप करोगे ना, तो ट्रैकिंग करते हो ना, तो आपको 2 चीजें दिखाई देती हैं, एक कांटों भरा रास्ता और एक पत्थर वाला रास्ता। अब उसमें भी आसान रास्ता ढूंढने का तरीका होता है, जहां से पानी बहता हुआ आता है ना, उस वाले रास्ते में हमको कभी कोई दिक्कत नहीं आती है। उसमें ना तो हमको कोई कांटे लगते हैं, ना उसके अंदर हमको कोई सांप वगैरह बिच्छू मिलते हैं, कुछ नहीं मिलते हैं, और हम आसानी से उसमें चढ़ भी सकते हैं, लेकिन उतर नहीं सकते। उतरने में गिरने का डर होता है, क्योंकि वहां पे छोटे छोटे कंकड़ जमा हो जाते हैं, जिससे पैर फिसलने का डर ज्यादा होता है। लेकिन पहाड़ पे जाने का अगर आपको रास्ता नहीं ढूंढना मिल रहा हो, तो वहां से पानी के आने का रास्ता देख लो आप, आपको पता चल जाएगा कि जहां जहां से पानी आ रहा है, आप उस रास्ते से पहाड़ के टॉप पे, टेरिस पे पहुंच जाते हो। पानी अपना रास्ता बना देता है, ठीक है। तो ये जो 3 नदियां हैं, ये अपना रास्ता तो बनाती हैं, लेकिन इनमें पानी नहीं है, लेकिन ये जमीन के अंदर क्या करती हैं? बहती हैं। आप मिट्टी को खोदते हो, ऊपर की मिट्टी सूखी है, जमीन में थोड़ा और खुदाई करोगे तो मिट्टी कैसी आ जाएगी? गीली आ जाएगी। कहां से आई? क्योंकि उसमें पानी बह रहा है, उसको धूप नहीं पहुंच पा रही, तो वो पानी सूख नहीं पा रहा, तो वो मिट्टी के अंदर ही पहुंच पा रहा है, ठीक है। तो ये नदियों का एक छोटा सा मैंने एग्जांपल बताया आपको, दिशा के आधार पर, अफवाह के आधार पर। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, ठीक है। अगला पॉइंट लिखना, राजस्थान में, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, राजस्थान में अपवाह तंत्र को 3 भागों में बांटा जाता है। अब यहां से जो है हमारा प्रॉपर चैप्टर जो है शुरू हो जाता है। राजस्थान में अपवाह तंत्र को 3 भागों में बांटा जाता है। भाई हेडिंग क्या थी? यही तो थी ना, राजस्थान का अपवाह तंत्र, यही थी ना हेडिंग, है ना। अरे बोला तो करो रे तुम लोग, खा के तो जबान नहीं है तो बोला करो। तुम बोलते रहोगे ना तो मुझे पता रहेगा जिंदा हो,
तो पता चले यहाँ बैठा बैठे कोई साइलेंट में फुर बोलते रहा करो। और आप लोग बोलोगे ना, आपका कॉन्सेंट्रेशन बनेगा। आप लोग अगर चुपचाप बैठे रहोगे ना तो दिमाग में उल्टी सारी चीजें आती रहेंगी, या एक दूसरे की ताकाझाकी करते रहोगे। जब आपसे बोलने के लिए कहा जाए तब आप बोलो, और जब चुप होने के लिए कहा जाए तो चुप हो जाओ। ऐसा नहीं कि तुम बोलते रहो, कुछ कुछ को बीमारी हो जाती है फिर वो। तो जब पूछा जाए तो जरूर बोले। तो राजस्थान में अपवाद तंत्र के हमारे पास 3 प्रकार हैं। पहला जो अपवाद तंत्र है राजस्थान का, जो सबसे बड़ा माना जाता है, उसको बोला जाता है अंतर प्रवाह की नदियां। ठीक है, अंतर प्रवाह की नदियां। राजस्थान में सबसे ज्यादा जो नदियां हैं कहाँ चलती हैं? जमीन के अंदर चलती हैं। ठीक है, तो हेडिंग इसमें लिखिएगा अंतर प्रवाह, इनर लैंड वाटर रिवर, अंतर प्रवाह की नदियां। और ये लगभग राजस्थान में 60% है। हाँ, अगर राजस्थान में हम 100 नदियां मान लें तो 7 नदियां जो है वो कहाँ पर बहती हैं? इनर लैंड वाटर में बहती हैं। राजस्थान का कौन सा नदी तंत्र सबसे बड़ा है? अंतर प्रवाह नदी तंत्र जो सबसे ज्यादा बड़ा है। ठीक है, इससे छोटा वाला जो नदी तंत्र है वो है, आपको आप खुद ही डिसाइड करो। इसमें से आप देखो, अभी जो मैप आपके सामने ना, इसमें देखो कौन सा। एक नदी तंत्र मैंने बता दिया जो सबसे बड़ा है। ठीक है, अब दूसरा नदी, एक पड़ा अरब सागर की ओर जाने वाला और एक हुआ बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाला सबसे बड़ा नदी तंत्र का मतलब होगा मैक्सिमम नदियां कितनी शामिल हैं। अब बताओ इन दोनों में से कौन सा नदी तंत्र सबसे बड़ा है? बंगाल की खाड़ी वाला, क्योंकि सबसे ज्यादा नदियां आपको इधर दिखाई दे रही हैं कंपैरिजन टू इस तरफ अरब सागर की ओर। तो दूसरा जो नदी तंत्र हमारा बड़ा होगा वो कौन सा होगा? बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, और यह लगभग है 23%, 23%, 23%। ठीक है, अब बाकी बचा जो नदी तंत्र है वो हम किसको दे देंगे? अरब सागर को दे देंगे। अरब सागर का अपवाह तंत्र कितना परसेंटेज बचा भाई? 17% बचा, 17% बना। ठीक है, अब यहाँ पे जो मेन पॉइंट्स हैं जो हमको नोट डाउन करने आने चाहिए वो कौन से हैं? पहला, सबसे बड़ा लार्जेस्ट ड्रेनेज लार्जेस्ट रिवर ड्रेनेज सिस्टम ऑफ राजस्थान, सबसे बड़ा अपवाह तंत्र। ठीक है, दूसरा, सबसे छोटा अपवाह तंत्र, सबसे छोटा अपवाह तंत्र। लेकिन इस वाले में अपवाह तंत्र यानी कैचमेंट एरिया तो सेकंड लेवल पर है, लेकिन नदियों की संख्या जो है ज्यादा है। सर्वाधिक नदियों वाला अपवाह तंत्र, नोट करिएगा इसके अंदर, है ना। ड्रेनेज सिस्टम ऑफ मैक्सिमम रिवर्स, सर्वाधिक नदियों की संख्या वाला अपवाह तंत्र। ठीक है, सर्वाधिक नदियों की संख्या वाला अपवाह तंत्र। कौन से रिवर सिस्टम में मैक्सिमम रिवर्स मर्ज हैं या इन्वॉल्व हैं, शामिल है? तो कौन सी है? बंगाल की खाड़ी के अंदर। लेकिन कौन सी नदियों का पानी राजस्थान के सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में फैलता है? तो वो कौन सा है? ये वाला। ठीक है ना, अपवाह तंत्र किसके आधार पर? इन द टर्म ऑफ एरिया, क्षेत्रफल के आधार पर, के आधार पर। भाई समझ आ रहा है कि आपको ये चीज क्या समझा रहा हूँ? विनोद, समझ में आ रहा है?
मतलब ये जो नदियों है, इन नदियों का पानी है नहीं नदियों में, लेकिन किसी टाइम में इनमें बहुत पानी हुआ करता था, और यह जो पानी जमीन के अंदर चलता है ये सबसे बड़े एरिया को कवर करता है। ठीक है, ये जो अपवाह तंत्र है बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाला अपवाह तंत्र, इसमें क्या है, सबसे ज्यादा नदियां हैं। क्योंकि जब अभी अभी हमने पढ़ा नदियों का उद्गम, तो हमने उसमें बोला कि आपको सर्वाधिक जो नदियां हैं कहाँ से निकलती है, अरावली से निकलती है, और 10% कहाँ से निकलती है, मैदान से निकलती है। ठीक है, जब इसके बाद हमने पढ़ा जल विभाजक। जल विभाजक कौन है, एक तो अरावली और एक को नाम बताया था मैंने आपको, भोराट का। क्या नाम बताया था मैंने, भोराट का। तो भोराट से जितनी भी नदियां निकलती हैं वो सारी की सारी किस ओर निकल जाती हैं, बंगाल की खाड़ी की ओर निकल जाती हैं। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी राजस्थान यानी हाड़ौती में सबसे ज्यादा नदियां हैं। सबसे ज्यादा नदियों वाला जिला कौन सा है, कोटा है। ठीक है, राजस्थान में सबसे ज्यादा नदियों वाला जिला कौन सा है, कोटा है। और सबसे लंबी नदी वाला जिला जो है वो कौन सा है, आपके चित्तौड़ है। ठीक है, राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, राजस्थान की सबसे लंबी नदी है चंबल है। लेकिन राजस्थान में ही बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, वो बनास है। ठीक है, अब इसी तरह के कुछ पॉइंट्स आएंगे जो आपको लिखना। नेक्स्ट पॉइंट, राजस्थान की सबसे राजस्थान की सबसे लंबी नदी। ठीक है, इस नदी का नाम है चंबल, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ राजस्थान। ठीक है, इन द टर्म ऑफ लेंथ, लंबाई के आधार पर। किसके आधार पर है ये, लंबाई के आधार पर। ठीक है, दूसरी, लेकिन ये जो नदी है अकेले राजस्थान में नहीं बहती है, ये 3 राज्यों में बहती है। इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम द एमपी, ये एमपी से शुरू होती है, देन एंटर इन द राजस्थान, उसके बाद राजस्थान में प्रवेश करती है, एंड आफ्टर दैट इट्स वेंट टू यूपी, ये किस में चली जाती है, यूपी राज्य में चली जाती है। मीन्स ये कि ये ना तो पूरी तरह से राजस्थान में शुरू होती है और ना ही ये पूरी तरह से राजस्थान में खत्म होती है। लेकिन एक नदी ऐसी है राजस्थान की जो राजस्थान में ही शुरू होती है और राजस्थान में ही क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। देखो, ये बनास है, ये राजस्थान के अंदर में शुरू हुई ना, ग्रीन बाउंड्री के अंदर, और यहीं खत्म होगी। जबकि एमपी यहां से शुरू हुई और यहां चली गई। माही तो बहुत छोटी लग रही है इसके कंपैरिजन में, और बनास जो है वो बड़ी लग रही है। तो पूर्ण बहाव की दृष्टि से पूर्ण लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ राजस्थान इन द टर्म ऑफ कंप्लीट या फुली ड्रेनेज, पूर्ण बहाव की दृष्टि से राजस्थान की सबसे लंबी नदी, इसका नाम है बनास। अब इसी लाइन को वो आगे होके, हाँ, कंप्लीट फ्लो इन ओनली इन द राजस्थान। ठीक है, इसी प्रश्न को वो अलग से चेंज कर देगा कि राजस्थान की कौन सी ऐसी नदी है जो केवल एक राज्य में ही बहती है, बनास। ऐसी तो बहुत सारी नदियां होगी लेकिन लंबी होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है सर्वाधिक नदियों वाला संभाग, डिवीजन ऑफ मैक्सिमम रिवर्स, सर्वाधिक नदियों वाला संभाग। मैंने आपको डिस्ट्रिक्ट का नाम बताया था, आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, कोटा। कौन सी है, कोटा। तो यहाँ पे जो डिवीजन लगेगा वो कौन सा आएगा, आपके संभाग, कोटा संभाग, कोटा संभाग। इसी तरह से सर्वाधिक नदियों वाला जिला पूछ लिया जाए, सर्वाधिक नदियों वाला जिला, तो आपका प्रश्न क्या होगा या उत्तर क्या देंगे आप मुझे बताओ जरा। जिला सेम ही होगा, कौन सा होगा, कोटा होगा।
अब यहां पर आपको ऑप्शन में मिल सकता है ये हाड़ौती संभाग या हाड़ौती अंचल, हाड़ौती संभाग या हाड़ौती संभाग, ठीक है। फिर पूछ लिया जाए आपके राजस्थान की सबसे लंबी लॉन्गेस्ट इनरलैंड वाटर रिवर ऑफ राजस्थान, राजस्थान की सबसे लंबी अंतः प्रवाह की नदी, तो इसमें नाम किसका लेंगे आप लोग? घग्गर का लेंगे। किसका नाम लेंगे? घग्गर, ठीक है। इसी तरह से पूछ लिया जाता है रिवर बेसिन, नदी बेसिन। नदी बेसिन का मतलब जहां जहां नदी अपना पानी को क्या करती है, फैला देती है, जहां, हाँ है ना, कैचमेंट एरिया जिसको बोल सकते हो आप, ठीक है। तो सबसे लंबा नदी बेसिन या सबसे बड़ा नदी बेसिन, ये पिन टू पॉइंट आंसर्स हैं सारे के सारे। और आपको आगे के चैप्टर में कुछ याद नहीं हो, ये सारा रट्टा मारना कैसी भी तरह से याद होना चाहिए ये आपको, ठीक है। राजस्थान का सबसे बड़ा नदी बेसिन, सबसे बड़ा नदी बेसिन, और इसका नाम है लूनी, लूनी नदी। अगर यही प्रश्न को वो कैसे पूछेगा, सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाली नदी कौन सी है, तो लूनी है। लेकिन लूनी अकेली नहीं है, एक नदी और है जो इसके बराबर 6 जिलों से गुजरती है, और उस जिले का, उस नदी का नाम है चंबल। चंबल भी कितने जिलों से गुजरती है? 6 से गुजरती है। लेकिन लूनी नदी के 6 जिले और चंबल नदी के 6 जिलों में बहुत बड़ा अंतर है। लूनी नदी के जो 6 जिले हैं वो क्षेत्रफल में क्या है, बड़े हैं, और चंबल नदी के जो 6 जिले हैं वो क्षेत्रफल में छोटे हैं, ठीक है। फिर आता है राजस्थान के कौन सा ऐसा संभाग है या कौन सा ऐसा जिला है जिसमें कोई नदी भी नहीं है। तो राजस्थान के 2 जिले हैं जिसमें एक भी नदी नहीं है। अब तो 3 जिले हो चुके हैं, फलोदी वाला भी इसमें ही आ जाएगा। फलोदी में भी हमको कोई नदी देखने को नहीं मिलती है। बीकानेर और चूरू, बीकानेर और चूरू, बीकानेर और चूरू में कोई भी नदी नहीं है। बीकानेर और चूरू नदी विहीन जिले। नो एनी रिवर सिचुएटेड इन द बीकानेर एंड चूरू, नदी विहीन जिले, ठीक है। कितने हैं भाई? 2 जिले हैं। नदी विहीन जिले कितने हैं? 2, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि बीकानेर और चूरू में कोई भी नदी नहीं है, ठीक है। इसके आधार पे फिर हम आगे की जो चीज पढ़ते हैं वह क्या होती है कि राजस्थान में नदियों का जो जल है वो कितना प्रतिशत है, या कितना पानी जो है हमारा जमीन के ऊपर की तरफ है। तो लिखना, राजस्थान में देश के कुल सतही जल का, राजस्थान में देश के कुल, यानी कि राजस्थान हैज ए द टोटल वाटर ऑफ कंट्री ओनली 1.16%, ठीक है, 16। लिखना, राजस्थान में देश के कुल सतही जल का 1.16% का सतही जल है।
राजस्थान के पास अगर पूरे भारत में 100% सतही जल है तो राजस्थान के पास कितना परसेंटेज है? 1%, यानी 1.25% से भी कम है। इसी तरह से लैंड वाटर यानी भूमिगत जल की बात की जाए कि अगर भारत में, राजस्थान में भारत के कुल भूमिगत जल का कितना प्रतिशत है, तो यही आएगा आपके सामने 1.19 समथिंग है ना, 1.69। देश के कुल भूमिगत जल का कितना है? 1.69% भूमिगत जल है, अंडर लैंड वाटर जल है। ठीक है, यह प्रश्न पूछा गया है, परसेंटेज 2% से कम है या 1% से ज्यादा है। ठीक है, आपको अगर 1% भी दिया हुआ होगा तो भी आंसर सही माना जाएगा, क्योंकि वो प्रेजेंट का जो सिनेरियो है उसके हिसाब से वो सूट हो जाएगा। आज का जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य है उसमें वो 1% सेट बैठ जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है? तो हमने शुरू किया आज यहां से। ठीक है, इतना हमने पढ़ा आज। यह हमने शुरू किया कि अपवाह होता क्या है, किसी नदी का जो जल वितरण रूप है उसको हम बोलते हैं। राजस्थान में मैक्सिमम रिवर्स कहाँ से निकलती हैं? अरावली से निकलती हैं। ठीक है, इसके बाद हमने अरावली की जो अपवाह की दिशा जो कौन सी और है, दोनों और हमको देखने को मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है जल विभाजक कौन है हमारे पास? अरावली। अगर ऑप्शन में अरावली नहीं होगा तो क्या मिलेगा हमको? भौराट मिलेगा। नदियों के प्रकार हमने टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग बता दिया था, कौन सा है? एक तो एवरग्रीन है, एक रैनिंग रिवर है और इनरलैंड वाटर है। एग्जाम्पल भी आपको हमने दे दिए। दिशा के आधार पे वो कौन सी है? दो हैं, एक अरब सागर की ओर जाने वाली और एक बंगाल की ओर जाने वाली। अपवाह तंत्र को हम बेसिकली 3 भाग में देखते हैं, एक अंतर्प्रवाह की नदियां, एक बंगाल की खाड़ी और एक अरब सागर। इनको हमने अरेंज कर दिया मैक्सिमम से मिनिमम की ओर। फिर यहाँ हमने देखा कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? चंबल है। राजस्थान में ही बहने वाली की नदी कौन सी है? बनास है। ठीक है, सबसे ज्यादा नदी कौन से वाले जिले में आती है? कोटा में आती है। कौन से संभाग में आती है? हाड़ौती संभाग में आती है। और कौन से जिलों में नदियां है ही नहीं? तो 2 जिले हमारे पास। कौन से 2? बीकानेर और चूरू है। तो उसके बाद हमने इसको थोड़ा सा मैप से भी आइडिया लिया है। ठीक है, आगे की जो चीजें हैं हम देखेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आप सभी लोग जो हैं इसे एक बार फिर से पढ़िएगा। ओके, थैंक यू।